हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। क्वेश्चन नंबर आपको 126 टू 145 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज जो इस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 146 टू 180। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले होंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 146, वैल्यू इंजीनियरिंग एम्स। तो वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है या उनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? तो एम होता है आइडेंटिफाई अननेसेसरी कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 146 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बाय एडॉप्टिंग वैल्यू engineering for large construction process up to how many percentage of saving can be done। तो कितना परसेंट सेविंग हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दी इंजीनियरिंग वैल्यू? तो 20% तक हम सेविंग कर सकते हैं अगर अच्छी तरह से रिसोर्स मैनेज किया है, या जो अननेसेसरी कॉस्ट आपको कहीं ना कहीं कम किया है तो आपको 20% तक सेविंग कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 147 आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 148, दैट इज एज पर द वैल्यू इंजीनियरिंग वर्थ मतलब के कितना मिनिमम कॉस्ट में आप कितना काम कर पा रहे हो, मतलब मिनिमम कॉस्ट में आप कितना काम कर पा रहे हो। तो क्या होता है? ऑप्शन ए देख लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड, नो। रेशियन ऑफ वैल्यू एंड कॉस्ट, नो। मैक्सिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड, नो। मैक्सिमम तो नहीं होता, तो लीस्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड। तो पहले ही बताया मैंने मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 148 इज द क्वेश्चन नंबर 148 आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू इंडेक्स। ओके, जिस तरह से हमने वर्थ की बात की, अब पूछा क्या है आपको, व्हाट इज द वैल्यू इंडेक्स। तो वैल्यू इंडेक्स होता है वर्थ टू दी कॉस्ट। ओके, वर्थ मतलब लीस्ट कॉस्ट, टू दी अगर आपने कॉस्ट आइडेंटिफाई किया है, दैट इज रिलेशन बिटवीन टू वर्थ एंड कॉस्ट इज नोन एज वैल्यू इंडेक्स एंड इट इज नोन बाय W/C। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 149 आंसर इज सी। Now next question is value index can be improved by। तो अब वैल्यू आपका जो वैल्यू इंडेक्स है वर्थ टू दी कॉस्ट रेशियो, वो किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हो? तो इंप्रूविंग द यूटिलिटी विथ नो चेंज इन कॉस्ट, यस वो कर सकते हो। मतलब कि अगर सेम प्राइस पर आपको अच्छी क्वालिटी में कोई कोई क्वांटिटी कोई चीज़ मिल रही है आपको, या तो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रही है, तो वो आपका कहीं ना कहीं वर्थ टू द कॉस्ट रेशियो इंक्रीज कर ही देगा। तो पहला तो सही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, रिटेनिंग द सेम यूटिलिटी फॉर लेस कॉस्ट, वो भी कर सकते हो। मतलब अब सेकंड ऑप्शन ये है, कॉस्ट कम कर दिया बट फिर भी उतनी ही चीज़ आपको मिल रही है। नाउ थर्ड, कंबाइनिंग इंप्रूव्ड यूटिलिटी एंड लेस कॉस्ट, मतलब उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, कॉस्ट भी कम है और फिर भी आपको ज़्यादा चीज़ मिल रही है। तो क्या हो सकता है वैल्यू इंडेक्स में? ए, बी, सी तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो 150 का आंसर होगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप ऑफ वर्थ टू द कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज अ वैल्यू। ओके, वो तो पहले ही बताया मैंने, वैल्यू ही होता है वर्थ टू द कॉस्ट। So question number 151 answer is B. Now next is at work site statically quality control of concrete means, मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट क्या होता है साइट कंडीशन में? मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ एलिमेंट फेलियर। तो देखो, फेलियर मैकेनिज्म या जो होता है वो जनरली होता है इन द डिज़ाइन पर्पस। ओके, तो साइड ऊपर नहीं बात होती उनकी। अप्लाइंग द थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टू सैंपल टेस्टिंग और इंस्पेक्शंस, तो ये सही आंसर होगा। क्योंकि आप देखो तो M20 कंक्रीट आप कास्ट करते हो तो 20 आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है
20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के अनुसार काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 152 का आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज इट इज कंफर्मेशन टू स्पेसिफिकेशन। यस, क्योंकि स्पेसिफिकेशन अनुसार ही अगर आपका प्रोडक्ट है तो क्या कहेंगे उनको, क्वालिटी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज अबाउट मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। यस, कस्टमर नीड और से कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज much more important. Okay, so that is the also correct answer. Now C option, it is reduction in variability। मतलब variability का मतलब क्या है, जो भी जितने भी आपकी प्रोडक्ट है, मतलब उन हर एक में कहीं ना कहीं वैराइटीज नहीं आनी चाहिए, मतलब जो उनकी जो कैपेबिलिटी है उनमें चेंज नहीं आनी चाहिए। लेट्स सपोज एक मोबाइल है, तो अगर 100 मोबाइल्स हमने परचेस किए तो 100 की जो स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम करना चाहिए, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और 100 के 100 जो आपके मोबाइल है वो सही से काम करने चाहिए सेम कंडीशन में। ओके, तो वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि 3 मोबाइल आए उसके बाद जो 4th मोबाइल आता है वो खराब निकलता है, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो 153 का आंसर होगा डी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज 154, विच ऑफ दिस नॉट आ डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी की डेफिनेशन क्या नहीं होगी, इट इज फिटनेस टू पर्पस। तो पर्पस के अनुसार तो आपको काम करना ही होगा। इट इज गारंटी फॉर वर्क डन, इट इज गारंटी फॉर वर्क डन नहीं होता, क्योंकि जब आप बात करते हो क्वालिटी की तो उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वैल्यू फॉर मनी, ये सब चीज आती है, उनमें गारंटी फॉर द वर्क डन नहीं होता। तो क्वेश्चन 154 में आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 155 एंड विच आर द इंडिकेटर्स ऑफ गुड क्वालिटी इन स्ट्रक्चर। तो गुड क्वालिटी स्ट्रक्चर किन्हें कहेंगे हम, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग इज स्ट्रक्चरली साउंड, तो हाँ उनको ही हम कहेंगे गुड क्वालिटी। अब देख लेते हैं दोस्त और ऑप्शंस क्या है। प्रॉपर मटेरियल आर सिलेक्टेड फॉर द प्रॉपर पर्पस, ये भी सही है। वर्कमैनशिप इज एक्सलेंट, ये भी सही है। तो 155 का आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। 156, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी इंडिकेटर इन अ स्ट्रक्चर। तो पहले बात की हमने क्वालिटी अच्छी हो उनमें पैरामीटर्स क्या है, अब बात करते हैं गुड क्वालिटी न हो उसमें क्या कंडीशन है। एडिक्वेट टेस्टिंग इज डन एंड रिजल्ट आर सेटिस्फैक्टरी, तो अच्छी बात है ये। तो आपको पूछा है नॉट अ गुड, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा आपका आंसर। अब बात करते हैं बी ऑप्शन में, कंस्ट्रक्शन इज सुपरवाइज्ड बाय टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, तो ये भी आपका गुड क्वालिटी में आएगा। तो नॉट गुड कंडीशन पूछा है, तो ये भी बी ऑप्शन भी आपका गलत है। एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एडॉप्टेड, अब देखो हाँ वो तो सही बात है कि अगर जितना एक्सपेंसिव आप यूज़ करोगे उतना ही आपको क्वालिटी मिलेगा, बट इट इज़ नॉट अ मेजरमेंट ऑफ दी क्वालिटी, गुड क्वालिटी। ओके, तो गुड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट में आपको अगर क्वालिटी मिल रही है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। ओके, कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है। और देन जो डी ऑप्शन पूछा है, सॉरी आपको दिया है, कंस्ट्रक्शन टीम इज क्वालिटी कंसियस, मतलब क्वालिटी में काम करती है। तो आपको नॉट अ गुड क्वालिटी पूछा है, तो आंसर होगा आपका सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री QCIP स्टैंड्स फॉर, QCIP का मतलब क्या होता है, तो QCIP का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन प्रोग्राम। याद रखिएगा, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन प्रोग्राम, दैट इज द सी। क्वेश्चन 157 आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 158, पर्सन ऑथोराइज्ड टू कंडक्ट QCIP शुड बी। तो अब देखो QCIP का फुल फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं उनके लिए ऑथोराइज पर्सन क्या होता है, मतलब कौन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। तो अब देखते हैं, एक तो क्वालिफाइड होना चाहिए, यस क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, उन पर किसी का प्रेशराइज कंडीशन नहीं होना चाहिए, अपनी तरह से वो क्वालिटी एश्योरेंस कर सकता है। फिर सी रिस्पॉन्सिबल, यस रिस्पॉन्सिबल तो होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन 158 आंसर इज डी। Now question 159, which of this is not required as a content of QCIP। तो अब QCIP में आपको
कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती, तो देख लेते हैं क्या नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग तो रिक्वायर्ड होगी, तभी आपको क्वालिटी में पता चलेगा क्वालिटी अच्छी है या गलत नहीं है। फिर शेड्यूल ऑफ फंड फ्लो, शेड्यूल ऑफ फंड फ्लो मतलब नहीं रिक्वायर्ड होता, क्योंकि वो कहीं से क्वालिटी के रिलेटेड नहीं है, आगे भी मैंने बताया आपको बराबर, क्योंकि अगर एक्सपेंसिव यूज़ किया है या कुछ भी यूज़ किया है दैट इज़ नॉट दी क्वालिटी कंट्रोल। ओके, देख लेते हैं सी ऑप्शन फिर भी क्या है। शेड्यूल ऑफ दी ऑल मेजर एक्टिविटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन, शेड्यूलिंग होना चाहिए। प्लान्ड यूज कंसल्टेंट, वो भी हो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 159 का नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन में होगा आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 159। नाउ क्वेश्चन 160, क्वालिटी कंट्रोल मीन्स, अब क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक्चुअली आपको पता ही होगा, परफॉर्मेंस जो होगा आपका वही कहीं ना कहीं रिलेट होगा क्वालिटी के साथ। तो देख लीजिए परफॉर्मेंस कहाँ पे बात की है आपको, परफॉर्मिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर द क्वालिटी, दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 160 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में आपको कौन सी कंसिडरेशन नहीं करनी होती है। एम्प्लॉय तो होगा ही, एम्प्लॉय अगर मतलब के क्वालिफाइड नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं होगा, तो ये तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपको पूछा है नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग। ओके, साइट लोकेशन, हाँ साइट लोकेशन आपका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइट कंडीशन कहीं पे भी दे सकते हैं, तो वो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस साइट में ये क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन 161 आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। रिडक्शन इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेस इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल में दोनों आप कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हैं, जितना हो सके रिडक्शन हो सके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, और जितना हो सके इंस्पेक्शन कम हो रिक्वायरमेंट उनकी, क्योंकि जितना आपको इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होगा ज़्यादा तो उतना कॉस्ट आपको ही आएगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई इंजीनियर को आपको रिक्रूट करना होगा उसके लिए, ठीक है, और अथॉरिटीज से आपको कंसर्न करनी होगी, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल में दोनों एस्पेक्ट होने चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 162। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, वो ये तो आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूसी। तो एसक्यूसी का फुल फॉर्म होता है स्टैटिकली क्वालिटी कंट्रोल। याद रखना, क्वालिटी है कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल और स्टैटिकली। ओके, तो 162 आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 163, स्टैटिकली क्वालिटी कंट्रोल मतलब एसक्यूसी भी आपको बोल सकते हैं। अप्लाइड फॉर, तो किस लिए अप्लाइड होता है, टू मेंटेन क्वालिटी, टू इंप्रूव द क्वालिटी और टू सॉल्व द क्वालिटी प्रॉब्लम। तो तीनों चीज के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिकली क्वालिटी कंट्रोल यूज करते हैं। तो एसक्यूसी किस लिए अप्लाई होता है, तो आपको तीन में से कोई भी ऑप्शन सही दे सकते हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन 163 है आंसर होगा आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 164, QA स्टैंड फॉर, तो QA का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो 164 आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 165, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ सम ऑफ, तो क्वालिटी इंश्योरेंस का मतलब क्या है, क्वालिटी डिजाइन, क्वालिटी कंफर्मेशन एंड परफॉर्मेंस, क्वालिटी सर्विस, तो तीनों चीजों का समेशन होता है, दैट इज द क्वालिटी एश्योरेंस। ए बी सी तीनों सही है, मतलब 165 का आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, TQM स्टैंड फॉर, TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा 166 का आंसर होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 167, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ TQM। तो TQM का मतलब क्या था आपको मैंने अभी बताया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उनके साथ आप रिलेट करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो बात करते हैं वन बाय वन। कस्टमर ओरिएंटेशन, तो TQM तो कस्टमर ओरिएंटेशन ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पूछा है नॉट अ प्रिंसिपल। ओके, तो सेकंड वन इज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल में नहीं आता, ठीक है।
लीडरशिप कमिटमेंट वो तो होगा ही, टीम वर्क वो भी होगा। तो क्वेश्चन 167 का आंसर होगा आपका बी, टाइम मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 168, विच ऑफ दिस नॉट अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट किनको हम नहीं काउंट करते, किसको नहीं काउंट करते? प्रिवेंशन कॉस्ट। तो ये प्रिवेंशन कॉस्ट क्वालिटी कंट्रोल में आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट, प्रिवेंशन का मतलब क्या है, कोई भी डिफेक्ट आ गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गया है तो उनको फुलफिल करने के लिए हम प्रिवेंशन कॉस्ट करते हैं। तो ये तो आपका क्वालिटी कंट्रोल में नहीं आया, क्योंकि वो क्वालिटी होगी तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं होता, इसलिए हम उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट भी क्वालिटी कंट्रोल में होगा, एप्रेशियल कॉस्ट भी क्वालिटी कंट्रोल में होगा। तो आपका 168 का आंसर होगा आपका बी, दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की। ISO 9000 सीरीज इज अ गाइडलाइन फॉर। तो ये जो ISO 9000 इज गाइडलाइन टू एडॉप्ट गुड बिजनेस प्रैक्टिस। तो याद रखिएगा ISO 9000 सीरीज जो भी बनी है वो किस लिए है? टू अडॉप्ट गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, विच पार्ट ऑफ ISO 9000 सीरीज कंसिस्ट गाइडलाइन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। तो याद रखिएगा नंबर 9002। ओके, ISO 9002 is for the assurance in production, installation and servicing. Now next question is 171. In case of big project, a certain amount to the extent of about 1.5 to 2% of the estimate cost is provided in the estimate as a वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। ये आपने ECV में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो जनरली 1.5 to 2% रखते हैं हम। तो क्वेश्चन 171 का आंसर होगा आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 172, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर अ रोड प्रोजेक्ट मस्ट कंटेन। तो रोड प्रोजेक्ट में क्या मेन कंडीशन हो सकती है? जो रिपोर्ट हम बनाते हैं प्रिलिमिनरी मतलब बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, क्या हो सकता है? पहली बात तो सॉइल सर्वे होना चाहिए, ट्रैफिक सर्वे होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होनी चाहिए और अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट। तो ये ऑप्शन आपको सही लगेगा 172 में सी इज द करेक्ट आंसर। द सॉइल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, कॉन्सेप्ट डिजाइन एंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। 172 आंसर इज सी। Now next question is the system of organization introduced by F.W. Taylor is known as। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ हर एक बुक में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। FW जब भी आएगा तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 173 आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following data is are required for updating of plan at intermediate stage of execution of the project? तो original network with calculation chart, point or date of updating new information and knowledge which will affect the duration time of the activities to be performed। तो मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए 1 2 3 में से आपको कौन से अपडेटिंग के रिलेट है वो आपको बताने हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास ओरिजिनल नेटवर्क विथ कैलकुलेशन चार्ट, तो ये तो होना ही चाहिए आपके पास। पॉइंट और डेट ऑफ अपडेटिंग, तो डेट ऑफ अपडेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट में आपको एग्जीक्यूशन करना है तो वो आपके हाथ में नहीं होगा। न्यू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज विच विल इफेक्ट द ड्यूरेशन टाइम ऑफ द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। तो ये सही आंसर होगा जिसमें ऑप्शन 1 and 3 लिखा हो। तो 1 and 3 आपको दिखा होगा, ए ऑप्शन आपको शायद नहीं दिखेगा। 1 and 2 है, बी ऑप्शन में 1 and 3 है, सी ऑप्शन में ओनली 3 है, डी ऑप्शन में 1 2 and 3 है। तो सही आंसर होगा 174 का बी, 1 and 3। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175। 175 में आपको a typical sequence for following development phases in the construction project। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको PQRS
आपको दिया है तो उनमें से आपको पहली प्रायोरिटी में क्या करना है, सेकंड फेज में क्या करना है, थर्ड फेज में क्या करना है, 4 फेज दिए हैं आपको, तो सही से आपको कंसिडरेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो उनसे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एनालिसिस, बराबर। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन तो देखिए ABCD में आप देख लीजिए, आर सबसे पहले कौन से ऑप्शन में है, ओनली डी ऑप्शन। तो डी इज करेक्ट आंसर, बट फिर भी हम देख लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट एनालिसिस होता है, फिर डेवलपमेंट का एक प्लान रेडी होता है, फिर होता है एग्जीक्यूशन, एंड लास्ट में कमीशनिंग होता है। कमीशनिंग मतलब आपका उनको एग्जीक्यूशन के करने के बाद आप कंफर्म करते हो और जो भी आपका पेमेंट जो भी होता है वो आपको डिसाइड करते हैं। तो पहले होगा आर, फिर होगा P, देन S एंड Q। तो क्वेश्चन नंबर 175 आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 176। ओके, सिमिलर टू एन एक्टिविटी बट इट डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज। अब देखो क्या पूछा है आपको, इट्स सिमिलर टू एक्टिविटी बट इट डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज। तो आपका आंसर होना चाहिए डमी एक्टिविटी। ओके, क्योंकि वहाँ पे आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बट आपको वो दिखानी पड़ती है एक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए। ओके, 177 क्वेश्चन नंबर 177। In project management, an important principle in drawing a network is, तो प्रिंसिपल क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ड्रॉइंग अ नेटवर्क देख लेते हैं। नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल ऑल द प्रीवियस एक्टिविटी इन दी सेम चेन आर कंप्लीटेड। तो सबसे पहला ही सही आंसर है, तो बाकी 3 को काउंट करना देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल ऑल द प्रीवियस एक्टिविटी, मतलब अगर 3 एक्टिविटी A B C और डायरेक्टली कनेक्टेड है ABC, तो AB अगर कंप्लीट होता है तभी आपको ABC स्टार्ट कर सकते हैं, यही आपको पूछा है। तो 177 में आपका आंसर होना चाहिए A। नाउ 178, प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है आपको। ऑल क्रिटिकली एक्टिविटी मस्ट ज्वाइन टू क्रिटिकली एक्टिविटी। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि आपको पता ही है कि क्रिटिकल जो पाथ होता है वहाँ पे जो कनेक्शन होते हैं वो क्रिटिकल एक्टिविटी से ही होते हैं। तो अगर क्रिटिकल एक्टिविटी है एक एक्टिविटी, तो उनके साथ जो मिनिमम 2 एक्टिविटी तो ऐसी होनी ही चाहिए जो क्रिटिकल हो। तो ये सही आंसर है। तो क्वेश्चन 178 का आंसर होगा आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 179। फल्कनसन रूल इज कनेक्टेड विद दी, एक्चुअली जो रूल है वो नंबरिंग का रूल होता है फॉर द इवेंट इन PERT एंड CPM। तो क्वेश्चन नंबर 179 का आंसर होगा A। चलो आज लास्ट कर लेते हैं 180 का। क्वेश्चन नंबर 180, द इवेंट और इवेंट्स दैट इमीडिएटली कम बिफोर अनदर इवेंट विदाउट एनी इंटरवेनिंग द इवेंट्स आर कॉल्ड फॉलोइंग इवेंट्स। ओके, तो क्या कहते हैं, क्या पूछा है आपको, यही आपको पूछा है वो प्रोसीजर एक इवेंट है या सक्सेसरी। तो याद रखना क्या पूछा है आपको, बिफोर अनदर इवेंट विदाउट एनी इंटरव्यूइंग इवेंट्स आर कॉल्ड। तो अगर मतलब के पहले की जो कंडीशन है उनको कोई भी डिस्टर्ब करने के बदले पहले की बात की है, तो आप क्या हो सकता है, आपका आंसर प्रोसीजर, प्रीडिसीसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 180 का आंसर होगा C।